नमस्कार दोस्तों, मैं संजय थोरावड़े। मेरा आज का टॉपिक है वेरियस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। हालांकि सरकार प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देने की वजह से सरकारी नौकरियां कम होते जा रही है, तो भी इस विषय की जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जहां पर सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट होती है वहां ये प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। मेरे 3 वीडियोज़ इसके पहले रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम से अलग अलग टॉपिक पे आ चुके हैं, वह आप दे सकते हैं। ये टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरियों में रिक्रूटमेंट की कितनी मेथड्स होती है और यह रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम किए होते हैं, और ये रिक्रूटमेंट रूल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT द्वारा इशू किए जाते हैं और उसे अडॉप्ट करके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण यह है कि रिक्रूटमेंट करते समय पोस्ट का नाम, कितनी पोस्ट भरनी है, उसके कितने नंबर है, पोस्ट का पे स्केल क्या है, आरक्षित पोस्टों का बाइफर्केशन और संबंधित जानकारी के साथ कौन से मेथड से रिक्रूटमेंट कर रहे हो उसका भी ब्यौरा होना चाहिए। तो देखते हैं रिक्रूटमेंट की कितनी मेथड्स है। पहली रीएम्प्लॉयमेंट, दूसरी एब्जॉर्शन, तीसरी शॉर्ट टर्म कॉन्टैक्ट, चौथी डेपुटेशन, पांचवी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और छठी प्रमोशन। इसमें पांचवा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और छठा प्रमोशन, ये मेथड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए रीएम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं। ये रीएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये देखते हैं। इसमें आर्म फोर्सेस के पर्सनल जो रिटायरमेंट के लिए या ट्रांसफ़र के लिए विद इन द ईयर ड्यू है और उनके पास रीएम्प्लॉयड होने वाले पोस्ट के लिए रिक्विजिट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है और जो रिक्रूटमेंट रूल में दिए गए हैं, और वो अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेपुटेशन पर उनको अपॉइंट किया जाता है और वही ऑर्गेनाइजेशन में उनको ड्यू रिटायरमेंट के बाद में रीएम्प्लॉयमेंट के तहत कंटिन्यू किया जा सकता है। दूसरा एब्जॉर्शन, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उनके लिए टेन्यूर की लिमिटेशन नहीं होती है। तीसरा शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और PSUs के जो रिसर्च, साइंटिफिक, टीचिंग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट डेपुटेशन पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपॉइंट करती है और उनका भी डेपुटेशन का पीरियड 3 या 5 सालों के लिए होता है। चौथा है डेपुटेशन, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ 3 या 5 सालों के लिए डेपुट किए जाते हैं और उनका टेन्योर खत्म हो जाने पर उनको पेरेंट कैडर में जाना जरूरी पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे IAS ऑफिसर देखते हैं, इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे होती है और उनका टेन्योर ख़त्म होने के बाद उनको पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ता है। पांचवा जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये मेथड बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें ओपन मार्केट से पोस्ट भर दिए जाते हैं और ये रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम के तौर पे रिटन टेस्ट या बाई इंटरव्यू से पद भरे जाते हैं, या दोनों भी क्राइटेरियाज रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इनका प्रोसेस अडॉप्ट करके रिक्रूटमेंट की जाती है। और मेनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के 3 मोड होते हैं। पहला मोड है ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदरवाइज देन ओपन कंपटीशन, दूसरा ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन, और तीसरा रिक्रूटमेंट फ्रॉम रीजन और लोकेलिटी इन ग्रुप C एंड ग्रुप D। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC या मिनिस्ट्री और उनके डिपार्टमेंट के थ्रू कंडक्ट की जाती है। आजकल प्राइवेट रिक्रूटिंग एजेंसी भी ये काम करती है। पहला मोड जो ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदरवाइज देन ओपन कंपटीशन है उसको देखते हैं। इसमें जहां रिक्रूटिंग अथॉरिटी
यूपीएससी नहीं है और इसमें रिक्रूटिंग अथॉरिटी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी या कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या कोई और अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी विदाउट होल्डिंग रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज यानी वाइवा कंडक्ट करके, वाइवा होल्ड करके करती है। तो इसी को ऑन ऑल इंडिया बेसिस अदरवाइज देन ओपन कंपटीशन बोला जाता है। दूसरा मोड है ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन। इसमें सभी रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ को रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होल्ड करके ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना कंपलसरी होता है। ये मोड में एक्सेप्शन सिर्फ यूपीएससी अथॉरिटी के लिए है। ये अथॉरिटी अगर बाय इंटरव्यूज़ के जरिए भी पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है तो भी ये मोड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन में आता है। तीसरा मोड है रिक्रूटमेंट फ्रॉम ए रीजन और लोकेलिटी इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट स्टेट में होते हैं उन डिपार्टमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रुप सी ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट करनी है तो ये रिक्रूटमेंट सिर्फ लोकल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करके वही स्टेट के कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट देके किया जाता है और इसके लिए वही स्टेट के रिजर्वेशन परसेंटेज को रिक्रूटमेंट के टाइम में अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन रिजर्वेशन परसेंटेज 50% से भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसको रीजनल रिक्रूटमेंट बोला जाता है। और छठा मेथड है प्रमोशन। इसमें भी 3 मोड है। पहला सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी, ये प्योरली सीनियरिटी के ऊपर है। दूसरा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDC, ये प्योरली मेरिट बेसिस है। और तीसरा सिलेक्शन, इसमें सीनियरिटी और मेरिट दोनों बातें आती है। तो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी या फिटनेस ये प्योरली बाय सीनियरिटी है। ये मोड में प्रमोशन देते समय प्योरली फीडर कैडर सीनियरिटी को कंसिडर करके ही प्रमोशन दिया जाता है। ज़रूरी बात यह है कि DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी द्वारा उन्हें फिट फॉर प्रमोशन ये असेसमेंट होनी ज़रूरी है और रिक्रूटमेंट रूल में दी गई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइंग सर्विस भी पूरी होनी चाहिए। ये मोड में बेंचमार्क और जोन ऑफ कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को ये मोड में जंपिंग प्रमोशन की सुविधा है। बाद में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDC, ये प्योरली मेरिट के ऊपर है। ये मोड में मेरिट कंसेप्ट ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसमें रिक्रूटमेंट रूल भी दिए जाते हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से रिक्विजिट नंबर ऑफ ईयर सर्विस जो कैंडिडेट को फीडर कैडर में पूरी होनी चाहिए तो ही वो एग्ज़ाम अपीयर हो सकता है और उनको एग्जामिनेशन में मिले नंबर कंसिडर करके मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसमें फीडर कैडर सीनियरिटी नहीं देखी जाती है और मेरिट लिस्ट को कंसिडर करके प्रमोशन होते हैं और अच्छे नंबर पाने वाले कैंडिडेट उनके फीडर कैडर के सीनियर रहे साथियों को सुपरसीड भी करते हैं। ये मोड प्योरली मेरिट बेस्ड है। तीसरा सिलेक्शन बोथ बाय सीनियरिटी एंड मेरिट, ये आखिरी मोड है सिलेक्शन। इसमें जोन ऑफ कंसिडरेशन और बेंचमार्क ये दोनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये मोड में जोन ऑफ कंसिडरेशन ये सीनियरिटी जैसा काम करता है और बेंचमार्क ये मेरिट का काम करता है। ये बेंचमार्क और जोन ऑफ कंसिडरेशन को वो डिटेल में जानते हैं। ये जोन ऑफ कंसिडरेशन ये है जब सिलेक्शन मोड के प्रमोशंस देते हैं तभी प्रमोशन की जितनी पोस्ट भरनी है उसके लिए फीडर कैडर में से कितने कैंडिडेट को कंसिडर करना है ये जोन ऑफ कंसिडरेशन तहत फाइनल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पोस्ट भरनी है तो फीडर कैडर में 5 लोग जोन ऑफ कंसिडरेशन में आएंगे और 2 से 10 तक पोस्ट भरनी है तो जोन ऑफ कंसिडरेशन में ट्वाइस द वैकेंसीज +4 इतने लोग आएंगे। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जोन ऑफ कंसिडरेशन एक्सटेंड किया जाता है जब स्पेसिफाई किए गए मेथड में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट मौजूद नहीं पा जाता है। और दूसरा बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है देखते हैं। इसमें
द एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट अपार, ये बेंचमार्क असेस करने का बेसिक इनपुट है। और जो कर्मचारियों के लिए प्रमोशन सिलेक्शन मोड से होते हैं उनको अपार के असेसमेंट पर बेंचमार्क ग्रेडिंग दिए जाते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड एंड एवरेज, ये ग्रेडिंग होते हैं। और ये ग्रेडिंग्स मेरिट का काम करते हैं। इसमें प्रीवियस 5 ईयर्स के एशियास एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में दिए गए बेंचमार्क ग्रेडिंग को असेस करके फाइनल ग्रेडिंग दिए जाते हैं। और इस मोड में सुपर सेशन का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए पे स्केल निश्चित किया गया है। उस निश्चित किए गए पे स्केल में प्रमोशन करते समय जो ऑफिशियल्स को डीपीसी ने फिट असेस किया है उनकी प्रमोशंस फीडर कैडर सीनियरिटी कंसिडर करके होती है। इधर सुपर सेशन नहीं है, ये डीओपीटी के ओएम की प्रोविजन है। दोस्तों, अभी प्रमोशन के तीनों मोड के प्रावधान पर चर्चा किए, अब एक अलग मोड पे चर्चा करते हैं। यह है प्रमोशन थ्रू डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये मोड में एग्ज़ाम जो है वो कॉम्पिटिटिव नेचर की नहीं होती है, ये सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए प्रिस्क्राइब किए हुए मार्क्स पाने की ऑफिशियल को ज़रूरत होती है। ये मोड सिलेक्शन और सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी, ये दोनों मोड के प्रोविजन से रिलेटेड है। इनमें सिलेक्शन के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास होने वाले ऑफिशियल की स्ट्रिक्टली फीडर कैडर सीनियरिटी के बेस पर ही सिलेक्शन लिस्ट में उनकी प्लेसमेंट बनती है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें एलडीसी एग्ज़ाम जैसी सुपरसीड करने की प्रोविज़न इसमें नहीं है, ये इसकी खासियत है। चलो फिर आज का सत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो का टॉपिक वेरियस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड कीजिए और अगले 5वें वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसे जल्द ही मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको इस विषय में कोई संदेह है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।